नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप हमसे नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। देश में चुनावों का दौर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है। आज एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वो चीज मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय भी देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में एकदम नए किस्म के मुद्दे लेकर आते हैं। ये भाजपा की पूरी रणनीति होती है। वहां पर बजरंगबली का मुद्दा आ गया था, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का आया। अभी नीतीश कुमार ने कल एक विधानसभा में जो बोला उसको लेकर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई इंडिया गठबंधन को। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके के मुद्दे उठाने से जो चुनाव प्रचार के दौरान उठते हैं, क्या चुनाव की प्रवृत्ति में एकदम से एक नाटकीय बदलाव आ सकता है, एक ऐसा बदलाव जो हारती हुई पार्टी को जिता दे? कमल, मेरा तो विचार ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो नई नई बातें की जाती हैं या एक दूसरे की छिछरेगर की जाती है, छींटाकशी की जाती है, कुछ तंज कसे जाते हैं, इनसे दरअसल वोटर का मन नहीं बनता। भारत में जो चुनाव पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता यह है कि वोटर 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक वो हिस्सा होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है और एक वो हिस्सा होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतियोगी पार्टी के पक्ष में होता है, जो मुख्य प्रतियोगी पार्टी है। या मान लीजिए वहां पर कोई त्रिकोणात्मक संघर्ष है और एक वास्तविक मजबूत तीसरी पार्टी भी है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ वोटर उसकी तरफ भी होते हैं। लेकिन एक वोटर, मतदाताओं का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि बीच में रहता है, जिसे आप कुछ लोग स्विंग वोटर कहते हैं, मैं उसे इंटरमीडिएटरी वोटर या मध्यवर्ती मतदाता कहूंगा, या अनिर्णय का शिकार मतदाता कहूंगा, या अनिर्णय का शिकार शायद उसके लिए एक नकारात्मक अभिव्यक्ति होगी। एक ऐसा मतदाता है जो आखिर तक सोच के और तय करके वोट देना चाहता है। एक ऐसा मतदाता जिसकी पार्टी निष्ठा स्पष्ट नहीं है और वो पार्टी निष्ठा रखना भी नहीं चाहता। मतलब वो अपने आप को एक ऐसे नागरिक के तौर पे देखता है जो सबको परखने के बाद में फिर वोट देगा। तो ये स्विंग वोटर है, इस वोटर को प्रभावित करने के लिए तमाम सारी कलाबाजियां खाई जाती हैं। लेकिन जो प्रमाण अभी तक मिले हैं और उनसे हम लोग जो अंदाजा लगा सकते हैं, वो अंदाजा तो ये कहता है कि वो स्विंग वोटर भी 2 बातों के आधार पे अपना फैसला करता है मतदान करने का। एक तो ये कि आखिर तक देखता है कि हवा किसके पक्ष में है, यानी कहीं उसका वोट बेकार तो नहीं जाएगा। तो काफी लोग उस तरफ हो जाते हैं जिस तरफ जो पार्टी जीतती हुई लगती है। और साथ में वो ये भी देखता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी डिलीवरी ठीक है कि नहीं। या डिलीवरी शब्द को मैं कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमास में रख के पेश करता हूं। इसका मतलब हुआ कि उसने सुशासन ठीक किया है नहीं किया है, अपने वायदे मोटे तौर पर पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, और अगर उसने डिलीवरी ठीक नहीं की है तो वो उसके खिलाफ वोट करने का निर्णय करता है। बहुत से स्विंग वोटर ये भी सोचते हैं कि अगर हम सत्तारूढ़ दल को हरा देंगे तो जो जीतेगा वो कैसा है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसको भी वो देखते हैं। तो इस प्रकार के कई पहलू होते हैं जिनके आधार पर मतदाता समझ के वोट देता है। ये मेरी समझ है। ये जो रैलियां, रोड शो और उसके अंदर जो एक तरह की वाकपटुता की जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता से वोटर प्रभावित नहीं होता। आपको ध्यान होगा कि 2015 के बिहार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आखिर में बिल्कुल एक सांप्रदायिक मुद्रा अख्तियार कर ली थी और वो कहने लगे थे कि अगर यहाँ पर महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे छूटेंगे, और ये बात अमित शाह तक ने कही थी और उसका देखिए कोई असर नहीं पड़ा, वो लोग चुनाव हार गए। पिछले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से शाहीन बाग के सवाल के ऊपर और दूसरे मुद्दों के ऊपर मारो गोली सालों को वगैरह वगैरह, और यहाँ बटन दबाओ तो वहां करंट लगेगा, तो इस प्रकार की बातें की गई थी। उसका भी कोई मतदाताओं के ऊपर असर नहीं हुआ। तो ये जो बातें की जा रही हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए, जो विपक्ष की अगर कोई पार्टी है तो उसने 6 महीने पहले से, साल भर पहले से अगर कोई माहौल बनाया है तो उससे मतदाता प्रभावित होंगे। सत्तारूढ़ दल है, उसने भी अगर साल भर पहले से जो काम किया है, कम से कम न्यूनतम, उससे मतदाता प्रभावित होंगे।
अब ये वहां पे महादेव ऐप में जो एक बंदा वहां दुबई में बैठा दिया है, वो जिस तरह की बातें कर रहा है, वो कह रहा है हमने 508 करोड़ दिए, उसको देख के लगता नहीं कि वो 5,000 करोड़ 5,000 रुपए की भी हैसियत है उसकी। तो इससे कोई कोई चीज बनती बिगड़ती नहीं है। मुझे तो यही लगता है। और जो रैलियां होती हैं, रैलियों में जो बातें की जाती हैं, जो भाषणबाज लोग होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने जनाधार को भी उत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, उनका अपना जनाधार जो है वो कहीं निराश ना हो जाए, वो कहीं घर ना बैठ जाए। तो कई तरह के मकसद हल होते हैं, लेकिन नया वोटर इनकी वजह से जुड़ता हो पार्टी के साथ, मुझे इसमें शक है। आज नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में एक और रैली को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले प्रधानमंत्री रिमोट से चलाए जाते थे, यानी मनमोहन सिंह, और अब जो अध्यक्ष बने हैं खड़गे, वो भी रिमोट से चल रहे हैं। तो उनके इस दावे को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो भाई मजबूत दावा है? मुझे देखिए, मुझे तो लगता है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें कहीं ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है, वो कहीं ज्यादा गंभीर अध्यक्ष हैं और कहीं ज्यादा निर्णयकारी और प्रभावी अध्यक्ष लगते हैं। उनकी वजह से कांग्रेस की सांगठनिक हालत काफी कुछ सुधरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी स्वायत्तता उनको प्राप्त नहीं है। वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा संचालित जो जोड़ी है, उसके द्वारा उसके रिमोट से चलते हैं। अगर रिमोट शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया जाए तो वो उनके आदेशों पे चलते हैं। और उनके पास अध्यक्ष के तौर पर नाम मात्र के ही अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आज तक तो मैंने सुना नहीं कि जगत प्रकाश नड्डा के भी कुछ लोग हैं जिनको टिकट दिया गया हो किसी राज्य में। हिमाचल प्रदेश उनका राज्य है और हिमाचल प्रदेश के राज्य में उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़वाया, आप देख ही सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार खो दी। उस वक्त लग रहा था कि शायद नड्डा साहब को इसका एक नुकसान उठाना पड़ सकता है, हर्जाना भरना पड़ सकता है और उनकी अध्यक्षता छीन ली जाएगी। लेकिन मोदी जी को जैसा अध्यक्ष चाहिए वैसे अध्यक्ष वो हैं। तो उनके नेतृत्व में और भी कोई अगर चुनाव पार्टी हार जाए, तब भी उनको अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। एक चीज़ ये भी है कि आज जो प्रधानमंत्री रैली संबोधित कर रहे थे, तो मैं उसे देख रहा था, तो उसमें सिर्फ़ उनकी तस्वीर थी, एक बड़ी-सी तस्वीर, और बाकी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा शिवराज सिंह की स्थिति के बारे में बताता है, और हम लोग पीछे बातचीत कर चुके हैं कि वसुंधरा राजे के लिए भी स्थिति कठिन है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे की स्थिति शिवराज की तुलना में मजबूत है? शायद वो वापसी कर सकती हैं पार्टी के भीतर? नहीं, उसका कारण ये है, मैं अपने एक मित्र हैं विजय त्रिवेदी, वो राजस्थान के मामलों में, भारतीय जनता पार्टी के मामलों में काफी जानकारी रखते हैं। तो उनका उनका अवलोकन ये था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में तो लोकप्रिय हैं और उनका जनाधार है, सब है, इतने दिनों से सफलतापूर्वक वो भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन वो बहुत ही अगर उन्हें कोई आला कमान की तरफ से कोई चुनौती मिले या उनका अगर अपमान हो, उनका तिरस्कार हो, तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का मादा उनके अंदर नहीं। मतलब वो कहेंगे, देखिए, जबकि वसुंधरा राजे का ठीक इसका उल्टा है। वसुंधरा राजे को अगर आला कमान की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई झटका मिले, तो वो उसी लहजे में उसका जवाब देना भी जानती हैं। तो एक ऐसा नेता आला कमान से अपनी बात कुछ मनवा सकता है, जबकि ऐसा नेता जो कि आला कमान के सामने दब जाए और बचाव की मुद्रा में चला जाए और जो उसके साथ हो रहा है उसके खिलाफ कोई अपना प्रोटेस्ट दर्ज न कराए, तो ऐसे नेता को तो आला कमान और दबाता हुआ चला जाएगा। वही हो रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हम तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ पर पीछे यह चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण होते हैं, उसमें दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। अभी जो आखिरी सर्वेक्षण आया सी वोटर का, उसमें कहा गया कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, वो उसकी सीटें काफ़ी बढ़ेंगी, पर सरकार बनेगी केसीआर की। तो आपको क्या लगता है कि तेलंगाना की स्थिति में सचमुच केसीआर मजबूत स्थिति में है? देखिए, मैंने ये सवाल उठाया था उसमें कि भाई आपके पिछले सर्वेक्षण में और इस सर्वेक्षण में तो बिल्कुल बाजी पलट गई है। पिछले सर्वेक्षण में तो कांग्रेस सरकार बनाती हुई लग रही थी, अब आपको लग रहा है कि अब भारत राष्ट्र समिति सरकार बनाएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो उनके दो तर्क थे। उनका पहला तर्क ये था कि उस वक्त तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था। तो टिकटों के बंटवारे के बाद जो स्थिति बनी है, उस नई स्थिति में भारत राष्ट्र समिति ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। दूसरा उनका तर्क ये था कि कांग्रेस का उभार काफी हुआ है
और कांग्रेस वहां आगे बढ़ी है, उसने अपनी स्थिति को संभाला है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो केसीआर से सत्ता छीन सके। और इसलिए केसीआर चूंकि सत्ता कैसे हासिल की जाती है तेलंगाना में, इस काम में उन्हें महारत हासिल है, उनके पास ज्यादा आत्मविश्वास है और वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। और अभी कांग्रेस को तेलंगाना में चुनाव जीतना अभी अभी तक नहीं आया है, ऐसा उनका तेलंगाना बनने के बाद। अब ये जो तर्क है, ये टिकट बांटने वाला तर्क तो मजबूत है, दूसरी वाली बात तो बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की है। हो सकता है कि केसीआर ने ज्यादा अच्छे टिकट बांटे हो और कांग्रेस ने उतने अच्छे टिकट ना बांटे हो, कांग्रेस के टिकटों के साथ ज्यादा विवाद हो, इसलिए उनकी स्थिति सुधर गई हो। लेकिन अगर आप गौर करें, जो पिछला वाला उनका सर्वेक्षण था, इसमें कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखाया गया था। उस सर्वेक्षण में जब केसीआर की निजी लोकप्रियता मुख्यमंत्री के तौर पर उसके आंकड़े थे, तो उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई गई थी। यानी 50% से ज्यादा लोग, शायद 55% के आसपास लोग जो हैं, वो केसीआर को मुख्यमंत्री के तौर पर नापसंद करते थे। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। ये आंकड़ा केवल सही टिकट बांटने से नहीं बदल सकता। ये अगर वो सर्वेक्षण सही था, तो ये आम जनता की भावना थी। आम जनता की भावना केवल, या तो उस सर्वेक्षण में ही गड़बड़ी थी। आम जनता की भावना केवल आपने अच्छे टिकट बांट दिए हैं, केवल इस आधार पर नहीं बदल सकती। केसीआर की सरकार के खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। उन्हें कई मुद्दों पर बड़ी जवाबदेही करनी थी। जब तेलंगाना बन रहा था, तो उन्होंने दावा किया था कि वो दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब ये खुद ही मुख्यमंत्री वो 2 बार बन गए, तो इसका उनके केसीआर के बेटे और वो लगातार उसका जवाब दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं इसकी। और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी काफी इल्जाम हैं उनके ऊपर। यहाँ तक कि एक इल्जाम उनके ऊपर अपने कार्यकर्ताओं के बीच ही दबी जमा से लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई एक पीठ पीछे एक नापाक गठजोड़ कर लिया है। उसी गठजोड़ के तलते चढ़ते भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता बंडी संजय कुमार जो थे, उनको वहां से हटाया और एक ऐसे नेता को वहां पे ले आए जिससे भाजपा ने जानबूझकर अपना ग्राफ नीचे गिराया। तो अब देखिए परिणाम कैसे आते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत कम होने से किसको दरअसल लाभ हुआ है, भाजपा को लाभ हुआ है कि कांग्रेस को लाभ हुआ है। इन सब बातों के ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि सर्वेक्षणों की जो अपनी राजनीति होती है, वो भी, उसमें बहुत सी बातें जो हैं उनकी व्याख्या कर पाना मुश्किल होता है। जैसे एक किसी क्षेत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से 10% वोटों से आगे दिखाई गई है। अब 10% बहुत बड़ा अंतर होता है और डायरेक्ट टक्कर है, उसमें तो दूसरे एक पक्ष को कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी उस पक्ष को कुछ सीटें दिखाई जाती हैं मिलते हुए। ये सब क्यों होता है, इसको समझ पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये भी कोई बहुत साइंटिफिक स्टडी तो नहीं है। कुछ जो सर्वेक्षण करते हैं, उनके मन में जो चीजें होती हैं, व्यक्तिगत आग्रह, दुराग्रह, उसकी भूमिका होती है इसमें। ये केवल व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह वाली बात नहीं है। अगर व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह वाली बात हो तो उसको भी समझा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें चलती हैं। इन सब की केवल किसी एक सर्वेक्षण एजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं। एक तो उनका सैंपल पूरी तरह उन्हें बताना चाहिए कि उनका सैंपल क्या है। उस सैंपल में कौन कौन से समाज के हिस्सों को उन्होंने शामिल किया है, कितनी उसकी संख्या है, उनकी वर्गीय स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जातिगत स्थिति क्या है, जेंडर के लैंगिक स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजों को जोड़ा कर, गांव के कितने लोग हैं, शहर के कितने लोग हैं, बहुत सारी, तो पूरा सैंपल सामने होना चाहिए। तो उससे अगर सैंपल उनका अच्छा है और सैंपल अगर समाज की वास्तविक नुमाइंदगी करता है, तो ऐसे सर्वेक्षणों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब बातें कुछ बताई नहीं जाती, केवल ये बता दिया जाता है कि इतने लोगों का सैंपल है, इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये सर्वेक्षण हुआ था और हमारे सर्वेक्षण में 3 से लेके 5 तक या 2 से लेके 4 तक या 2 से 3 तक भूल चूक लेनी देनी है, मतलब गलती हो सकती है। अब यही इसी सवाल है, जब 2% आपने वोटों का फर्क, हम कल जिक्र किया भी था, 2% आपने वोटों का फर्क बताया है राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। 3 से 5% प्लस माइनस एरर की बात आप कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कहा जा सकता है कि लोग जो फील्ड में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सैंपलिंग नहीं करते हैं और उसके माध्यम से वो कुछ हवा का रुख भांपने की कोशिश करते हैं, वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका है चुनावी अध्ययन करने का, जनता के मूड को समझने देखिए, जब आपको ध्यान होगा, आप तो खैर इसी क्षेत्र के आचार्य हैं,
आपको ध्यान होगा कि जब 60 के दशक में निर्वाचन क्षेत्रों का अध्ययन करना शुरू किया था, तो उसमें रजनी कोठारी, ऋषिकेश मारू, घनश्याम शाह और योगेश अटल, ये सब लोग थे जिन्होंने कुछ एक-एक निर्वाचन क्षेत्र चुन के उनका अध्ययन किया था। तो वहां पर सर्वे करना और सर्वे के आधार पर ये वोट, वो वो था एक, मेरे ख्याल से सही समाज वैज्ञानिक तरीका, जिसके आधार पे आप ये करते हैं। वो सेफोलॉजी नहीं थी, वो 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 एक समाज विज्ञान था। आजकल क्या है, ये सेफोलॉजी हो गई है। और सेफोलॉजी में आप कह रहे हैं कि लोग जाते हैं, कौन जाता है? अब तो कोई नहीं जाता है। अब तो ज्यादातर दूरभाष के जरिए सर्वेक्षण होते हैं। अब वो जमाना चला गया जबकि हाथ में क्वेश्चनायर लेकर लोग मतदाताओं के पास जाते थे और पूछते थे कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, और आपके वोट देने की क्या वजह है। ये सब अब नहीं होता है। अब तो सब सारा का सारा ऐप के जरिए सर्वेक्षण होता है, फोन के जरिए सर्वेक्षण होता है। अब तो सर्वेक्षणों के तरीके बिल्कुल बदल गए। तेलंगाना से ही मेरे मन में एक और सवाल है कि वहाँ पर जो ओवैसी की पार्टी है, उसका केसीआर के साथ एक गठजोड़ है। तो क्या ओवैसी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कांग्रेस को पीछे करने में या हो सकते हैं? उनके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ओवैसी ओवैसी का प्रभाव, और जहां तक मेरी जानकारी है, जो तेलंगाना में जो पुराना शहर है, हैदराबाद का पुराना शहर है, मुख्य तौर पे ओवैसी का प्रभाव वहां तक सीमित है। वो पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के ऊपर भी कोई प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है, और सर्वेक्षण भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं, कि तेलंगाना के मुसलमान काफी कुछ कांग्रेस की तरफ उनका रुझान देखा गया है। तो ओवैसी ज्यादा मुश्किल नहीं ला पा रहे हैं कांग्रेस के लिए। एक आखिरी सवाल दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर शायद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो पहले कुछ विधायकों ने ये कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब यह तय किया गया है कि कुछ जनमत संग्रह होगा, लोगों से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें जेल जाकर भी सरकार चलाते रहना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने ये देखा कि काफी इसकी निंदा हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? इस कौन निंदा प्रस्ताव कौन कर रहा है इसकी? मैं एक कार्यक्रम देख रहा था सत्यहिंदी .com पे, तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये एक सही तरीका नहीं है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं या अपने समर्थकों से कहलवा रहे हैं कि जेल जाकर भी मैं मुख्यमंत्री रह सकता हूँ। ये सही तरीका नहीं है, अलोकतांत्रिक तरीका है। देखिए, ये तो खैर निंदा करने वाले निंदा करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस दौर से गुजर रही है, जरा उसको समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में देश में उभरी सभी राजनीतिक शक्तियों में से सबसे ज्यादा अभूतपूर्व सफल राजनीतिक शक्ति है। 2 राज्यों में वो अपनी सरकार बनाने में सफल रही। दिल्ली में लगातार वो 3 चुनाव उसने जीते। पंजाब में उसने बहुत असाधारण सफलता प्राप्त की, और जो इस वक्त पंजाब में उसकी स्थिति है, उसके अभी भी पंजाब में नंबर 1 पार्टी है। उनकी सरकार चलाने में उन्हें जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, उस सब के बावजूद पंजाब में वो नंबर 1 पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा उनकी जो आक्रामक आलोचना हुई, उसका बुरा मान गए हैं प्रधानमंत्री ने तय किया है कि वो कानून के जरिए इस पार्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे। वो कानून के हथियार का इस्तेमाल करके और अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस पार्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे। उन्होंने एक तरह से ठान लिया है कि एक एक हर बड़ा नेता जेल में होगा, और अब बारी मुख्यमंत्री की है। तो वो पूरी तरीके से इस पार्टी को नेतृत्वहीन कर देना चाहते हैं। तो जो असाधारण हमला हो रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसका मुकाबला करने के लिए उन्हें कोई ना कोई नए तरीके तो अख्तियार करने होंगे। तो वो नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। भाई, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के न केवल दिल्ली के अंदर, बाकी सभी जगहों पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं। अगर उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो वो अपनी पार्टी को कैसे प्रभावित करें, सरकार को किस तरीके से चलाएं, प्रभावित करें, इसका कोई तरीका तो उन लोगों को खोजना होगा। वो लोग उसी तरीके को खोजने की प्रक्रिया में हैं, और उसके लिए नई नई राजनीतिक विधियां तलाश रहे हैं। अब देखिए वो किस निर्णय पे पहुंचते हैं। अभी निर्णय तो नहीं लिया गया। अगर उन्होंने निर्णय ले लिया होता, या तो ये है कि भाई उन्होंने निर्णय ले लिया है, अपने इस निर्णय पे मोहर लगवाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। एक तो ये है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। मुझे लगता यह है कि
वो ये पार्टी नरेंद्र मोदी ने जो ठाना है, उसके कारण एक बहुत बड़े संकट की शिकार हो गई है और उस संकट से निकलने की वो लगातार कोशिश कर रही है। एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए ये एक अस्तित्व का संकट है। दिल्ली में तो कम से कम है ही अस्तित्व का संकट, पंजाब की सरकार के ऊपर तो इस प्रकार का कोई संकट नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के ऊपर इस तरह का संकट है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो कार्रवाइयां हैं, जो कोशिशें हैं, उनको हमदर्दी के साथ देखा जाना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा, अब देखिए वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति में उभर रहे प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। बातचीत को खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए हमेशा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जी।